नमस्कार, खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम संगत निवास में हैं। संगत निवास के साथ साथ यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कार्यालय भी है और यहाँ हमें एक सज्जन मिले जो भगवे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और इस समय आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में भगवा बहुत छा रहा है, क्योंकि इस समय हिंदुत्व की बात पूरे देश में की जा रही है और कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहे हैं माइनॉरिटी से कि केवल और केवल इसे ही क्यों फोकस किया जा रहा है। पहले मुस्लिम कम्युनिटी को, शाहीन बाग को टारगेट किया गया, अब फार्मर्स के नाम पर यहाँ देश के अन्नदाता को भी यहाँ सिखिज़म के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही ये कहा जा रहा है, कभी टेररिज्म की बात की जाती है, कभी कुछ आरोप लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहे हैं। तो इस भगवा रंग को देख करके हमारे मन में विचार आया, क्यों ना इन्हीं से जाना जाए कि भाई साहब आज जो देश में हो रहा है, हिंदू सिख मुस्लिम की बात हो रही है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। और बीते 48 दिन से किसान जो है कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर समय बिता रहा है, लेकिन उसकी सुन कोई नहीं रहा। 9 बैठकें हो चुकी हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है। बीते कल भी एक बैठक होती है और फिर 15 तारीख दी जाती है और 15 तारीख को भी अगली तारीख दी जाएगी। लेकिन इन्हीं सभी तारीखों के बीच आज की तारीख में क्या किसान सोच रहा है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले भगवा जो पहने हैं इनसे भी जानते हैं कि आज जो देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, क्या वो सही हो रहा है या वो केवल और केवल एक एजेंडा चलाया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? स्वामी नित्यानंद। आप स्वामी जी कहाँ से हैं और किस पद पर हैं? मैं आर्य समाज का जो है सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रीय स्तर पर और गुड़गांव रहता हूँ। मेरा आपने प्रश्न समझ लिया होगा। इस समय पूरे देश में बात हो रही है हिंदुत्व की और किसान इतने समय से बैठा है धरने पर, उसे केंद्रीय मंत्री केवल बुला करके उनके जितने भी आगू हैं, जितने भी नेता हैं, उन्हें बुला करके अगली तारीख पकड़ा देता है। क्या इस देश में जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है, लेकिन इस बात को दरअसल तरीके से समझना पड़ेगा। ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं किसानों के संबंध में, क्योंकि ये जो मोदी नाम का जीव है ये एक्चुअल जो है आदमखोर है और ये इसको मज़ा आता है कि आदमी जितना तड़फता है, मरता है या परेशान होता है तो इसको मज़ा आता है। आप इसके गुजरात के इतिहास से वाकिफ़ है सारा देश, और इसलिए इसने एक बात ठान रखी है। पहले जैसे ही ये प्रधानमंत्री बना देश का, बनते ही सबसे पहले इसने बीजेपी के सब नेताओं को किनारे लगा दिया, जिससे उसकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। क्योंकि पहला स्टेप तो अपनी पार्टी है, यदि पार्टी टांग खींचने लग जाए तो आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। तो उसने पहले आडवाणी जैसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने 2 से 200 तक सीटों को पहुंचाया, उसकी टीम को सबको किनारे कर दिया और पार्टी को अपनी जेब में रख लिया। अपने घर का ही आदमी, एक जो तड़ीपार आदमी गुजरात से ही था, उसका गृह मंत्री था अमित शाह, उसको जो है और जहाँ गृह मंत्री बनाया पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया उठा करके। कहने का मतलब है सारी जेब भी, सरकार भी और संस्था भी बीजेपी अपनी जेब में रख ली और फिर वो लगा पूरे देश को रौंदने एक तरफ होकर के। और किस प्रकार से जो है ये राजनीतिक पार्टियों को तहस नहस किया जाए और उसके बाद में किस प्रकार जो है सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के जो है सोसाइटियाँ हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, न्यायालय है, मीडिया है और जो आईबी है, ये सारी संस्थाएँ हैं जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, इनको एक एक करके जो है अपने थैले में डाल लिया और सबकी ज़बानें जो है बंद करती रही और अंगूठा दे दिया सबके ऊपर। आपने ये कहा कि ये ऐसा जीव है, आदमखोर है, इसे तड़पाने में मज़ा आता है, ये तड़ी पार एक इंसान था, उसे बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन बहुमत भी तो इस देश के लोगों ने दूसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है पूर्ण बहुमत से। पहले जो थोड़ी कमी रह गई थी, इस बार तो उन्होंने पूरी कमी दूर कर दी और पूर्ण बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री एक बार फिर बना दिया। तो अब इस पर क्या कहेंगे? तो ये जीव क्या आपके मन में या वोटर के मन में घर करके और वोट डलवा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ईवीएम का जो करिश्मा है, केवल इस ईवीएम के करिश्मे से जो किस प्रकार से मशीनरी को टैकल किया जा सकता है, ये टेक्निक 2014 से पहले इसने सीख ली थी, अपने आदमी को ट्रेंड कर दिया था और इसलिए वो पहले ही कह देता है अब कितनी सीटें आएंगी। जैसे उसने अब की बार कहा 2019 में अब 300 पार, 303 आ गई, तो इसका क्या जादू की छड़ी है। जबकि जैसे हरियाणा को लगा लो आप, हरियाणा में व्यक्ति के जबान पे ये था कि कम से कम ज़्यादा पार होगी, ज़्यादा बीजेपी जो है ना 2 सीट लाएगी पार्लियामेंट में, ज़्यादा है ज़्यादा, और वो 10 की 10 ले आई।
मतलब जो ऐसे जो है नहीं, विधानसभा में अब की बार 75 पार का नारा मनोहर लाल खट्टर ने दिया। अगर मशीन में आपने कहा कि टीम बना ली, सेटिंग होती, तो फिर तो बीजेपी 50 सीटें ले जाती 90 में। नहीं, मेरा ये आइडिया है कि विधानसभा में नहीं कर पाया अभी तक जी। ये जो सिस्टम है ना डील करने वाला, ये देश की विधानसभा में अभी नहीं कर पाया। ये विधानसभाओं को तो तोड़ता है बस, वो सूत्र दूसरा है उसका। अगर वो जिसके 10-20 आए, निर्दलीय आए, छोटी पार्टी आई, डरा धमका के पैसा दे करके उनको तोड़ करके अपने फिर मिला लेता है, उपचुनाव करवा देता है, ऐसे दे करके इस्तीफा दिलवा करके। विधानसभाओं का अलग तरीका है, पार्लियामेंट का अलग है, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर बनने के बाद वो किसी भी चीफ जस्टिस को दबा करके, आपने गोगोई का नाम सुना होगा, गोगोई जिन्होंने सबसे पहले खिलाफत की, जिसने सारे फैसले जो उसके अपने जीवन के हैं, वो जो तथाकथित हिंदूवादी मानसिकता उसके खिलाफ दी है सारी ज़िंदगी। लेकिन जो राम मंदिर का जो फैसला है उसके मुंह से निकलवाया मोदी ने, उसको जलील करने के लिए, क्योंकि उसकी फाइल बना दी उसके लड़के की, उसकी, और फाइल बना के दिखा दिया। जेल में जाना है कि मौज मारनी है, वो एकदम पसंद आ गया दिखते। इसलिए इस प्रकार के तो गोगोई जी को तो राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया ना, उसने राम मंदिर का जो उसके अनुकूल था वो फैसला कर दिया, जबकि वो करना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी फाइल देखी जेल में जाने की, सबकी तैयार कर रखी है, हर प्रांत के विपक्षी नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, न्यायाधीशों की, सबकी फाइल तैयार है। और सबको जब लगता है, क्योंकि वो हमारे जैसे या चटुणी जैसे जो है राकेश टिकैत जैसे आंदोलनकारी तो है नहीं, अगर जेल में जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो एक दिन जेल में चले जाओ तो अटैक हो जाता है उनको। तो आपने ये मोदी जी को लताड़ दिया, तो ये देश में जो हिंदुत्व की बात हो रही है, आपने भी भगवा रंग पहना है, तो ये क्या इस देश में हिंदूवादी होना ज़रूरी हो गया? नहीं, जहाँ तक हिंदूवादी की बात है, हिंदू शब्द जो है मुस्लिम काल का दिया हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति का ये शब्द ही नहीं है। इसका सीधी सी डेफिनेशन हमारे तो शास्त्रों में मिलती नहीं है, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं। ये केवल जो है मुस्लिम जो इतिहास उसमें मिलता है। अगर हिंदू का उस डेफिनेशन है चोर, काला, काफिर, बदमाश, और उसी कोई आदमी किसी को चोर कहे और फिर वो कोई मूर्ख आदमी ये कहे कि हाँ चोर चोर मैं तो चोर हूँ, तो ये तो मूर्खता ही तो हुई। तो ये तो यहाँ ये शब्द इस देश का सबसे पुराना नाम आर्यव्रत है, उसके बाद में भारत पड़ा, उसके बाद में जो है ये मुस्लिम काल में हिंदुस्तान पड़ा, जबकि भारत ही इस देश का आज भी है। डेफिनेशन आप करेंगे तो आपने कह दिया कि कुरान में जो अर्थ आपने उनकी जो डेफिनेशन परिभाषाएं हैं, जैसे आपने जो डेफिनेशन आपने बताई, तो आपने ये कहा कि सबसे हिंदू का मतलब चोर से उन्होंने किया, काला, काफिर, ये शब्द है बाकायदा। तो आपने कहा आर्यव्रत हमारे देश का नाम था, भारत भी था, हिंदुस्तान नाम पड़ा मुस्लिम से, है ना। तो अब मुझे ये बताएं, चलिए हम बात करते हैं जो आज की सोच बनती जा रही है इस देश में। माइनॉरिटी अगर मैं बात करूं, सिख को पहले इन्होंने शाहीन बाग से इन्होंने टारगेट करते हैं मुस्लिम को, और अब जो किसान आंदोलन करता है तो अब सिख को टेररिस्ट कह रहे हैं। तो क्या ये हिंदूवादी लोग दूध के धुले हैं क्या जब से बीजेपी आई? आप ये देखिए, वेद में लिखा वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब सारी वासुदेव कुटुम्बकम, हाँ, सारी दुनिया जो है ना, पृथ्वी के ऊपर जो बसने वाले लोग हैं वो हमारा एक परिवार है। इसका सीधा अर्थ ये है। और मोदी ने भी ये नारा दिया, और वो इतना घोर सांप्रदायिक और जातिवादी। आप देखिए, कई पटेलों को ठिकाने लगाने के लिए गुजरात में दंगे करवाता है, मराठों को ठिकाने लगाने के लिए मराठवाड़ों को धकेलता है, सिखों के नाम से उनको आतंकवादी कहता है। यहाँ हरियाणा में जाटों का लड़कों को आज जेल में पड़े हैं, उनका खून खराबा करवा दिया। मुसलमानों को जो भाईचारा था, उन्हीं का खून, जो कुछ मुसलमान हो गए थे यूपी में, और उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया, आपस में भाई लड़वा दिए, 200 साल का इतिहास खराब कर दिया। ये घोर जातिवादी है और घोर सांप्रदायिक है। जबकि आर्य संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहीं भी सांप्रदायिकता के जातिवाद का नाम भी नहीं है। तो अब जो देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है? बिल्कुल 100% गलत हो रहा है, हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। तो अब ये जो किसान मांग रहे हैं 3 काले कानून उन्हें चाहिए नहीं, उन पर थोप दिए गए और ये धरने दे रहे हैं, केंद्र मंत्री आते हैं 1 घंटा देरी से बैठक में पहुंचते हैं और आकर के तारीख दे देते हैं। बीते कल भी ऐसा हुआ, 9वीं मीटिंग थी, 9वीं मीटिंग, 9वीं मीटिंग के बाद अब 10वीं मीटिंग 15 तारीख दे दी। 15 तारीख को फिर कौन सी तारीख देंगे ये भगवान को पता है, यहाँ गर्व के उस समय के गर्व में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप संत समाज से आते हैं, आप ही कुछ समझा नहीं सकते पाठ पूजा करके? नहीं, समझाने की जहाँ तक बात है, मेरे दिमाग में जहाँ तक मैं समीक्षा की इस सारे सिस्टम की, तो यहाँ एक ही बात है मोदी जी के दिमाग में कि मैं जैसे रशिया के अंदर पुतिन और चाइना के अंदर जिनपिंग, 2 आदमियों ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करवा दिया कि जब तक हम जिएंगे जब तक राष्ट्रपति रहेंगे। यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं है, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण है। इसने भी यह संकल्प ले रखा है। अब मैंने सारा मीडिया, सारा तंत्र, सारा न्यायाधीश सब कुछ जेब में डाल दिया। अब कुछ जो है ये किसान बचे, लास्ट की लड़ाई जो ना, जैसे दंगल में फाइनल बड़े पहलवान आपस में लड़ते हैं, और पंजा तगड़ा लड़ गया। अब
किसान ताकतवर एक फोर्स है, और उधर से क्योंकि प्रधानमंत्री की खुद की औकात कुछ नहीं है, खुद वो मिलिट्री पैरामिलिट्री पार्टी वो सारा बैंक बैलेंस सब कुछ उसके पास है, इसलिए ताकतवर है वो, बाकी उसकी कोई औकात नहीं किसानों के सामने। लेकिन अब पंजा तगड़ा फंस गया है, और ये भी गारंटी की बात है, मैं परमात्मा को साक्षी रख के कह सकता हूँ दावे के साथ कि यहाँ जीत सत्य की होगी, जैसे सत्यमेव जयते शास्त्रों में लिखा है। और मोदी बिल्कुल झूठ के पैर कभी होते नहीं है, उसकी निश्चित हार होगी। लेकिन वो जलील वाली बात होती है, आदमी जलालत से आदमी जो भागता है वो स्थिति आने वाली है। लेकिन इतनी बात है कि 10-15 दिन और मेहनत करनी पड़ी किसानों को, लेकिन जीत हमारी होगी। इसलिए बोलिए। हाँ जी, इसलिए जो है ये मोदी अपने आप को जो है ये मान करके कि मैं तो दूसरा हिटलर हूँ या मैं बहुत बड़ा तानाशाह हूँ, कह नहीं रहा है, लेकिन सारे काम कर ऐसे ही रहा है। क्योंकि जब एक भी मुद्दे के ऊपर खुद कृषि मंत्री को ये नहीं पता होता है कि 3 बिल आने हैं कि नहीं आने हैं, जब मंत्रालय की हालत है, और पार्टी के किसी प्रधान या किसी को नड्डा को नहीं पता होता है पार्टी क्या फैसला करेगी, इसका मतलब सारा कंप्लीट मोनोपोली चल रही है। तो यही बात देश में लागू करना चाहता है। चलिए, संत समाज क्या सोच रहा है आपने देखा। हमारे साथ शिक्षक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए, संतों की वाणी है कि नरेंद्र मोदी जो हैं एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने केवल और केवल सबको ग्रिप में कर लिया और सारा प्रजातंत्र उनकी जेब में है। आखिरी लड़ाई है, जैसा कि दंगल का उदाहरण दिया, आखिरी लड़ाई है आखिरी पहलवान के साथ, और वो पहलवान कौन है? किसान। तो जय जवान जय किसान तो हम बचपन से सुनते आए हैं। अब देखते हैं कि इसको किसान को पटखनी दे पाएंगे मोदी जी के नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही हम जानते हैं आप भी बहुत समय से अपना स्कूल का कार्य छोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या समझ में आ रहा है हर तारीख पर अगली तारीख मिल रही? सर, जैसे हमने वो बात सुनी थी सन्नी देओल वाली भी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तो सन्नी देओल तो नकली है, वो तो नकली है क्योंकि वो एक करैक्टर था, ठीक है ना। वो तो किसानों को देख के कहेगा कि पापा अब तो किसानों को तारीख पे तारीख दी जा रही है पापा, मैं क्या करूँगा पापा। पर अगली तारीख मेरी जहाँ तक जानकारी है, अब जैसे यूनियन के लोगों से भी बात हुई है, अब कोई तारीख हम लेने वाले नहीं हैं, अब तारीख हम देंगे। अब हम किसी तारीख पे, हम तो हमारे तो कहना यही है, हम ये आवाज़ भी पहुँचाएंगे भी आपने किसी भी, बस अब तारीखें बहुत हो चुकी, हम किसी भी तारीख पे नहीं जाएंगे। सरकार को अगर इनकी मानसिकता होती, सर मैं सवेरे ही इंटरनेट पे आंकड़े देख रहा था कि 5,124 करोड़ रुपए सरकार अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर रही है, सिर्फ विज्ञापन पे, सिर्फ विज्ञापन पे खर्च कर रही है। और अगर हमें एमएसपी दे रही तो 180 करोड़ का इन्होंने घाटा है, जहाँ तक जानकारी आई है। अगर ये बेवकूफ़ हो, अगर आप वही पब्लिसिटी वाला पैसा किसानों को देते, जो 5,124 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे थे, अगर वही आप पैसा किसानों को देते तो तुम्हारी पब्लिसिटी तो हम कर देते। 971 करोड़ रुपये चांद मिशन में, जो फेल होया अपना चांद मिशन, उसमें फूंक दिए। जिस देश के 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हों, उस देश में 971 करोड़ रुपया चांद मिशन पे फूंक दिया जाए तो ये क्या विकास है? ये एक दिखावा है। वो 20,000 करोड़ जो बेचारे रात को जाग कर चांद देखते हैं, वो उस मिशन से ज़्यादा जानकारी दे देंगे चांद के बारे में, जो हमारा मिशन फेल हुआ है। 971 करोड़ रुपया उस मिशन में सर बर्बाद हो गया है। चलिए, अब आने वाली 26 तारीख को ये एक आह्वान किया जा रहा है, जैसे कि हरियाणा किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप से बीते कल जय सिंह जलवेड़ा ने भी कह दिया कि 24 तारीख को सभी यहाँ पहुँचें, क्योंकि हम 24 को बैरिकेड तोड़ने वाले हैं और 26 को झंडा लहराने के लिए लाल किले की तरफ जाएंगे। तो क्या आप लोग की तैयारी है? 15 अगस्त को सर हमने ना पैरेलल झंडा चढ़ाया था, आप भी साथ में थे। 15 अगस्त को वहाँ से शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त को शुरुआत हुई थी अनाज मंडी अम्बाड़ा में। हमने काले झंडे तिरंगे के पैरेलल चढ़ाए थे। हम ये नहीं है हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम ये नहीं है कि हमें कोई तिरंगे से या उससे कोई हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं, परंतु रोष प्रदर्शन करना हमारा काम है, क्योंकि हमारे बच्चे हमें कहते हैं क्या करें खेती करके।
आप देखो पंजाब हरियाणा का ज़्यादा से ज़्यादा युवा बाहर जाने को उत्सुक है, हर समय बाहर जाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि कलेश करके फसल लगाओ। जीरी लगाते समय में खट्टर साहब ने पहले ही कह दिया था जीरी नहीं लगानी, जीरी नहीं लगानी। उसके बाद फिर जीरी जिस तरीके से बेची हमने, 25 तारीख को बोली, इन्होंने कह दिया था 25 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी, कहीं 5 तारीख को जय का भर्ती स्टार्ट हुई, सरकारी बोली 5। चलते चलते मैं बस ये कहना आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 24 की तैयारी हो गई? 24 की तैयारी पूरी आ। पहली बार ये होगा, हम तो टीवी में देखे कराते भी वो झंडा चढ़ा रहा, अब हम दिल्ली से बिल्कुल फैमिलियर हाँ, और अब हमें टीवी में देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस प्रकार संत समाज में रोष देखने को मिल रहा है, और साथ ही अब शिक्षक हैं। और जय सिंह जी, चलते चलते आप पर नज़र पड़ गई, एक सवाल, अब क्या बैठक में आज होने वाला है, जो 15 तारीख की बैठक की, क्या तैयारी? क्योंकि आपने कल जो आह्वान किया, मुझे भी कई फ़ोन आ रहे हैं कि 24 तारीख को जय सिंह जलवेड़ा ने कह दिया हम लोग 24 को पहुंच रहे हैं। वो तो फाइनल है, आज को है लो, कल को है लो, जद मर्जी को है लो। 23 तरीक ਨੂੰ यहाँ आवांगे सारे के सारे, मैंने वीडियो भी पै दी। 23 तरीक ਨੂੰ यहाँ सब ने पहुँचना आ। 24 तरीक ਨੂੰ बार्डर तोड़ना आ, कुंडली बार्डर वाला। पूरी तैयारियां आ, कह रहे हो सरकार ਨੂੰ जितना दमा जोर ले ले, 24 तरीक ਨੂੰ दिल्ली बढ़ांगे। क्या बात, ये आपने जोश देख लिया। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें खबर अभी तक। अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 5 लोगों की मदद करना ना भूलिएगा। जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।